हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल एमएस उज्ज्वल शिक्षा पे। सो गाइस, पूरे होते वादे अब है नए इरादे। क्या अब है नए इरादे? पिछले वीडियो के वादे के मुताबिक हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1, यस, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ हेडिंग लगाओ बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पहले सुनिए, समझिए और उसके बाद फिर लिखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चों? ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक में उपस्थित विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित उसी तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो या समान हो, तो ऐसे समीकरण को दरअसल हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। अगर मान लिया जाए अभिकारक में जो तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या 5 है, तो उत्पाद में भी उसी तत्व के परमाणुओं की संख्या 5 ही होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अभिकारक में जितने भी तत्व हैं सभी के परमाणुओं की संख्या जितनी है, उत्पाद में भी उन सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या उतनी ही होनी चाहिए। ऐसा अगर है तो हम उन समीकरणों को दरअसल कहेंगे क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण। और यदि ऐसा नहीं है तो हम उन समीकरणों को कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लिखता हूं और उसके बाद पुनः एग्जाम्पल देकर के बच्चों पूरी तरह से क्लैरिफाई करता हूं। सो देखिए आप लोग मेरे साथ। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों? वे रासायनिक अभिक्रियाएं या वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद। यदि आप अभिकारक और उत्पाद के संबंध में नहीं जानकारी प्राप्त है आपको, तो इससे पहले वाला लेक्चर हमारा मुख्यतः इसी पर बेस्ड था। वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्याएं बराबर हो या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया की फलस्वरूप जो एक नया पदार्थ बनता है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो अभिकारक में अगर परमाणुओं की संख्या, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर है, तो उस रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और अगर परमाणुओं की संख्या बराबर है बच्चों, तो द्रव्यमान संरक्षण की नियमानुसार अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है या नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा, उत्तर होगा, हम कहेंगे हाँ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कभी कभार क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो उसका जिक्र हम लोग बस अब से थोड़ा क्षण बात करते हैं, लेकिन हम उससे पहले संतुलित रासायनिक समीकरणों का एक लाजवाब उदाहरण लिख देते हैं, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी इसका मिल जाए। देखिए आप लोग, उदाहरण के रूप में बच्चों पहला चीज जो आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो क्या? देखिए, मैग्नीशियम को जब भी हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाते हैं या वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो वह मैग्नीशियम वायु के साथ क्रिया करके या वायु की उपस्थिति में जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है बच्चों। अब ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले ये दोनों पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और ये जो नया पदार्थ बन रहा है बच्चों, उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। यहां पर अगर मैग्नीशियम परमाणु की संख्या आप लोग चेक करें तो यहां पर 1, यहां पर 1, दोनों का गुणा करेंगे तो 1 कम 1 होगा, यानी अभिकारक में मैग्नीशियम परमाणु
परमाणु की संख्या कितनी है? एक। उत्पाद में चेक करिए, यहाँ पर एक गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, यानी उत्पाद में भी मैग्नीशियम परमाणु की संख्या कितनी है? एक ही है। बहुत अच्छी बात, मैग्नीशियम का जो अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या वो कितनी है? एक ही है। चलिए ऑक्सीजन का चेक करते हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, दो एक कम दो, मतलब अभिकारक में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी हो गई लल्ला? दो हो गई। उत्पाद में अगर चेक करेंगे तो यहाँ एक, गुणा करेंगे एक एक कम एक आएगा। इसका मतलब है कि उत्पाद में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या सिर्फ एक है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या अभिकारक और उत्पाद में सभी तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है? तो आपका जवाब है नहीं। क्यों? ऑक्सीजन दो परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में एक ही है, बराबर नहीं है। तो हमें इस समीकरण को संतुलित समीकरण कहना उचित नहीं होगा। मतलब कि इस समीकरण को संतुलित न कह करके हम लोग क्या कहेंगे? असंतुलित समीकरण कह सकते हैं लल्ला। क्या? असंतुलित, या इसको हम लोग कंकाली समीकरण भी कहेंगे तो गलत बात नहीं है। बोलो, बात समझ में आया? अब इस समीकरण को संतुलित हमें कैसे करना है, आइए देखते हैं उसको। तो बच्चों, अगर इसी रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना है तो ये जो उत्पाद है और ये कौन है? अभिकारक हैं। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए अगर यहाँ दो है तो यहाँ पर दो लिख दें तो बराबर हो जाएगा। आंसर है नहीं, बराबर हो ना हो, लेकिन ये सरासर गलत नियम है। कभी भी यहाँ नीचे आप 1 2 3 4 आदि संख्या लिख करके किसी भी समीकरण को संतुलित नहीं करना। ये बात अच्छे से दिमाग में रखना बच्चों। अगर गुणा करके बराबर ही करना है तो इस पूर्ण पदार्थ है, पूर्ण अणु में आप गुणा करिए दो का। क्यों दो का गुणा करेंगे? अब दो ऑक्सीजन अभिकारक में और दो ऑक्सीजन उत्पाद में बराबर हो गया। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई, वो क्या है कि मैग्नीशियम परमाणु की संख्या दो एक कम दो उत्पाद में हो गया, दो हो गया और अभिकारक में एक ही है। तो इसको भी बराबर करना है तो यहां पर तो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कहां? यहां पर, यानी गुणा करेंगे यहां पर। अब यदि इस समीकरण को आप देखें तो मैग्नीशियम परमाणु की संख्या अभिकारक में भी दो, उत्पाद में भी दो, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अभिकारक में दो, उत्पाद में भी दो, यानी सभी तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में क्या हो गया लल्ला? बराबर हो गया। मतलब अब हम इस समीकरण को बेहिचक तरीके से कह सकते हैं कि यह जो समीकरण है बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण है लल्ला। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्लियर? सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कब किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित हम कह सकते हैं और कब नहीं कह सकते हैं। और भी मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख देता हूं संतुलित रासायनिक समीकरण का, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं बच्चों कि कैसे हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। लेकिन उसके पहले एग्जाम्पल लिख देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें तो CH4, जिसको प्राकृतिक गैस या मेथेन कहते हैं, जब इसको वायु की उपस्थिति में जलाते हैं बच्चों तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है और प्लस क्या निकलता है? H2O। हालांकि प्लस ऊष्मा भी निकलती है, तो प्लस ऊष्मा भी आप क्या कर सकते हो लल्ला? लिख सकते हो ऊष्मा प्लस, या लिख सकते हो ऊर्जा। ठीक है, अब यहां पर यदि आप देखेंगे तो यह भी संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। ठीक है, नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, कार्बन यहां पर कितना है? एक है, इधर भी एक है, कार्बन बराबर है। हाइड्रोजन यहां 4 है, हाइड्रोजन यहां 2 है, तो यहां पर 4, यहां पर 2 है। बराबर लिखने के लिए आपको यहां पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 दूना हाइड्रोजन बराबर हो गया और 4 हाइड्रोजन बराबर हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए, इधर ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है, उत्पाद में कितना? 2 एक कम 2 और ये 2, 4 ऑक्सीजन उत्पाद में है और अभिकारक में कितने हैं? सिर्फ 2 ही। टेंशन नहीं ले लेना बच्चा, इस चीज को मैं समीकरण को कैसे संतुलित करना है सारी चीजें आपको बताऊंगा। ये तो बस वैसे लल्लन टाप तरीके से मोटे मोटे तरीके से आपको बता देते हैं। सो अगर हम लोग इसमें 2 का गुणा कर दें, किसका? 2 का गुणा कर दें, अब आप चेक कर सकते हो कि यह जो है बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण बन चुका है, क्योंकि अभिकारक में सभी तत्व जितने हैं उतने ही संख्या में उत्पाद में भी है। बोलो, बात समझ में आया? और भी एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूं। H2 हाइड्रोजन को
क्लोरीन की उपस्थिति में या क्लोरीन से अपक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनता है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, लेकिन उत्पाद में 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन बराबर अगर करना है तो यहाँ पर 2 गुणा कर देंगे, जिसके बाद हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ बराबर हो गई और क्लोरीन की भी संख्या दोनों तरफ बराबर होगी, मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूं बच्चों। मान लिया जाए आपने अपक्रिया करवा दिया सोडियम धातु को क्लोरीन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है। अब यदि इधर चेक करें तो सोडियम का 1 परमाणु, इधर चेक करें सोडियम का 1 परमाणु, यहाँ क्लोरीन का 2 परमाणु, लेकिन यहाँ क्लोरीन का 1 परमाणु। तो सोडियम तो बराबर है लेकिन क्लोरीन बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, क्लोरीन बराबर हो गया लेकिन सोडियम गड़बड़ हो गया। यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर 1 ही सोडियम। अब यदि हम 2 पर यहाँ लिख देते हैं 2 तो फाइनली ये बन गया क्या, बराबर हो गया। अभिकारक और उत्पाद में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो गई लल्ला, बराबर हो गई, मतलब ये समीकरण क्या है, संतुलित है। बोलो बात समझ में आया। 4 नहीं लिखना चाहिए, 5 लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, आयरन को Fe जो होता है आयरन, जल के साथ अपक्रिया करके क्या करता है बच्चों, बनाता है Fe3O4, आयरन का ऑक्साइड बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक। तो अब यदि इसको आपको बराबर संतुलित करना पड़े तो कैसे, यहां पर 3 Fe है, आयरन की संख्या उत्पाद में कितनी है बच्चों, 3 है और अभिकारक में सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर यदि हम 3 का गुणा करें तो 3 Fe हो गया अभिकारक में और 3 Fe हो गया उत्पाद, मतलब Fe की संख्या बराबर हो गई। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 एकम, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, गुणा करेंगे तो 1 ही ऑक्सीजन और यहाँ पर 4 एकम 4 ऑक्सीजन। बराबर करना तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, जिसके बाद ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई। क्लियर। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ 4 दूना कितना 8 है। अभिकारक में 8 हाइड्रोजन परमाणु और उत्पाद में सिर्फ 2 हाइड्रोजन परमाणु। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा कर दें तो 4 दूना 8। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इस रासायनिक समीकरण में भी अभिकारक और उत्पाद में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। अब ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कह सकते हैं लल्ला, बोलिए। तो इसका जवाब है संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। अब क्या ये हार्ड है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब हम ये तो मैंने डायरेक्ट कैसे बता दिया संतुलित करके, अब मैं आपको पूरी गहराई में जाकर के ये समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों कि किसी भी रासायनिक समीकरण को जनरली हम लोग कैसे संतुलित करते हैं। तब तक आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए आप लोग, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है बच्चों कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है या नहीं है, तो आपका जवाब होगा हाँ, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। दूसरा सवाल यह आता है बच्चों कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसका जवाब बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मेरा आपसे एक सवाल, क्या आप ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? नहीं जानते? जानते हो बच्चों, 9th में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार बच्चों ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरह से ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम होता है बच्चों। और वह द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम होता है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही हम लोग उसको विनाश कर सकते हैं, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप लोग 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया और मिला करके एक नया पदार्थ आपने बनाया, तो मिलाए गए पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और नए बने हुए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। इसको आप पिछले लेक्चर से ही जानते हो बच्चों। अभिकारक का जितना द्रव्यमान था, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार उत्पाद का द्रव्यमान भी उतना ही होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक का द्रव्यमान
उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। और ये तभी संभव होगा लल्ला जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में तत्वों की परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। तो अगर परमाणुओं की संख्या बराबर रहेगी तो निश्चिततः जो द्रव्यमान संख्या है वो भी बराबर होंगे और वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेंगे। क्लियर? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने हेतु किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, जरूरी। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप अपने घर से गेहूं को पिसाने हेतु क्या करते हैं, ले जाते हैं। गेहूं को पिसवाने हेतु चक्की पर लेकर जाते हैं बच्चों, तो सबसे पहले वह गेहूं को तौलता है। मान लिया जाए 30 किलोग्राम आया, तो जब आप आटा लेने जाओगे तो आप क्या कहोगे कि भैया हमने 30 किलोग्राम गेहूं दिया था, आटा भी 30 किलोग्राम ही होना चाहिए। यानी जितना आपने दिया उतना आपने लिया, ठीक है। और वह द्रव्यमान तभी बदलता है बच्चों जब उसमें कोई आपने अलग से पदार्थ मिला दिया हो या उसमें से कुछ निकाल लिया हो, तो ही द्रव्यमान बदल सकता है। इस चीज को मैं लिखता हूं। ठीक है, सो मैंने क्या लिखा बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो नवनिर्माण हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। द्रव्यमान केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। अर्थात आप क्या लिख सकते हो बच्चों, अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, अतः अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। और ये अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान कब होंगे बराबर लल्ला, जब इनमें परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हो, अभिकारी तत्वों की परमाणु संख्या बराबर उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या। अगर ऐसा है बच्चों तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। और अब मैं जो एग्जाम्पल आपको थोड़ा देर पहले दिया उन्हीं को पूरे द्रव्यमान के आधार से उनको हम लोग डिफाइन करते हैं बच्चों। उदाहरण देखिएगा आप लोग ध्यान से। लिखा था मैंने, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इसको मैंने बोला था बच्चों कि ये कंकाली समीकरण है। कंकाली समीकरण का मतलब असंतुलित समीकरण है। इस चीज को हमने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं है, या अभिकारक में तत्वों की संख्या उत्पाद में तत्वों की संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं है। आइए द्रव्यमान कैसे निकाल कर दिखाते हैं उस चीज को लिखिए। एक मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 और मैग्नीशियम परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होगा या परमाणु भार होगा वह क्रमांक का लगभग 2 गुना। यानी क्रमांक अगर 12 है बच्चों तो उसका परमाणु भार लगभग 12 गुना कितना होगा, 24 प्लस यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 गुणे ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का जो क्रमांक होता है वो 8 होता है और जो अणुभार होगा उसका या परमाणु भार होगा बच्चों वो कितना होगा, 8 दूना 16 बराबर आना चाहिए। मैग्नीशियम का क्रमांक होता है 12, परमाणु भार होगा 12 दूना 24 प्लस ऑक्सीजन का जो क्रमांक है वो 8 होता है, उसका जो परमाणु भार है वो 8 दूना 16 होगा। ठीक है, कैलकुलेट करिए, ये आ जाएगा 24, 16 दूना 32 बराबर 24 और 16 कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा और 32 और 24 कितना आ जाएगा बच्चों, 56 आ जाएगा। अब आप ये चीजें तो कक्षा 5 वाला बच्चा भी बता सकता है कि 56 कभी भी 40 के बराबर नहीं होता। इट मीन्स दैट कि 56 जो है नॉट इज इक्वल टू 40। ठीक है, इसका मतलब हुआ बच्चों अभिकारक का जो परमाणु द्रव्यमान है वो उत्पाद के परमाणु द्रव्यमान के बराबर नहीं है। ये संतुलित समीकरण नहीं है, ये कंकाली समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। अब इसको हम संतुलित करते हैं। कैसे संतुलित होगा बच्चों, मैंने क्या लिखा, ये मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। संतुलित करने के लिए मैंने डायरेक्ट क्या किया था बच्चों, यहां पर 2 का गुणा कर दिया, यहां पर 2 का गुणा कर दिया, जिसके बाद दोनों क्या हो गए थे, संतुलित हो गए थे। अब हम परमाणु द्रव्यमान अभिकारक और उत्पाद का चेक करेंगे, देखते हैं बराबर है कि नहीं है। 2 गुणे 1 मैग्नीशियम का, 1 मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है बच्चों, 12 दूना
24 होगा, प्लस 2 एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 8 दूना 16 बराबर आना चाहिए। 2 गुणे एक मैग्नीशियम का परमाणु भार 12 दूना 24, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 8 दूना 16। ठीक है, अब आ जाएगा 24 दूना कितना होगा बच्चों 48 और 16 दूना 32 बराबर, इधर देखिए 2 24 और 16 होगा 40। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बच्चों जोड़ लेंगे, ये 32 और 48 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 80 और ये 40 दूना कितना 80। लो जी, लेफ्ट हैंड साइड आ गया किसके बराबर लल्ला, राइट हैंड साइड। अब भाइयों और बहनों हमको आप लोग ये बताइए कि अभिकारक का जो आणविक द्रव्यमान है वह उत्पाद के आणविक द्रव्यमान के बराबर है कि नहीं है, तो आंसर सर है 80 है, 80 है बराबर है। मतलब यह जो अणुभार है ये बता रहा है कि ये जो संतुलित ये जो समीकरण है बच्चों ये संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आई होप इसका समय भले लगे बच्चों, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, रटना नहीं है, समझना है और अच्छे से उसको जानना है और फिर लिखना है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से ये असंतुलित समीकरण है और ये क्या है संतुलित समीकरण है। द्रव्यमान के आधार पर मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब ऐसे तमाम रिएक्शन को आप लोग देख सकते हैं। अब आइए मैं आप लोग को बताता हूं बच्चों कि जो डायरेक्ट मैंने ये संतुलित कर दिया, ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक बेसिक और फंडामेंटल तरीका क्या होता है बच्चों। अब हम उसको देखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां देखिए। तो चलिए बच्चों, अब आप लोग मेरे साथ हेडिंग लगाइए, क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या है। ठीक है, अब इसके लिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग के बॉक्स में जो जनरली दिया है हिट एंड ट्रायल विधि, क्या बच्चों हिट एंड ट्रायल विधि। हमें विश्वास है कि आप लोग यदि उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व संतुलित करने की कोशिश करेंगे तो वो आसान तरीका है जिसके द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे भी लाजवाब और लल्लनटाप तरीका मैं आपको बताता हूं जिससे किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी से आप क्या कर सकते हैं बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले 2 इक्वेशन मैं आपके सामने लिखता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपके सामने बच्चों 2 रासायनिक समीकरण लिख दिया है। 2 के दोनों जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इनमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में बराबर नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक, सबसे पहले इनको हम संतुलित करने का जो तरीका आपको बताते हैं उसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। उसके बाद इस पर आधारित बहुत से रासायनिक समीकरण शब्दों के रूप में शब्द समीकरण आप लोग के बुक्स में दिए गए हैं बच्चों, आप उन्हें संतुलित करने की प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। देखिए, सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे बच्चों, पहला काम आप लोग करेंगे कि ये जो समीकरण हम लोग को दिया गया है Fi प्लस H2O इज इक्वल टू Fi, कहीं कहीं Fe2O3 रहता है, वो अलग आयरन का ऑक्साइड है, Fe3O4, ठीक है, और प्लस H2। सबसे पहला काम जो आप लोग करेंगे बच्चों, इनमें एक तरफ से A B C D इस तरह से आप लिखते चले जाइए। यानी पहले पदार्थ के गुणा में A, दूसरे में B, तीसरे में C, चौथे में D, पांचवें में E, अगर ऐसा जितना रहे आप एक तरह से आप उनको लिखते चले जाइए। क्लियर? अब इसके बाद ये पहला तरीका हो गया। दूसरी बात आप लोग देखिएगा इसमें कि कौन कौन से तत्वों के परमाणु हैं उनको लिखिए। जैसे इसमें आयरन दिख रहा है, आयरन तत्व है बच्चों, Fe है तो लिखेंगे Fe। और कौन है? हाइड्रोजन है। और कौन है? ऑक्सीजन है। बताइए, इस पूरे रासायनिक समीकरण में Fe यानी आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अन्य कोई भी तत्व या परमाणु है क्या? तो आंसर है सर नहीं। अब देखिए बच्चों, अभिकारक में Fe कितना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है? 1 का A में गुणा करो तो 1 A आएगा, 1 A आएगा। अभिकारक में और भी कोई Fe है क्या इसके अलावा? तो आंसर है नहीं। जब रहेगा तो प्लस लगाओगे, नहीं रहेगा तो बराबर लगाओगे। इधर आइए, इधर देखिए Fe का कितना है, यहाँ 3 और यहाँ C, 3 का C में गुणा करो बच्चों, कितना आया? 3C आया। और भी इसके अलावा कोई Fe है क्या? तो आंसर है नहीं। ये आप लोग को मिल गया बच्चों एक समीकरण। क्लियर होता है? चलिए हाइड्रोजन को देखिए आप, हाइड्रोजन को बाएं पक्ष में देखो, यहाँ 2 गुणे B,
2 का B में गुणा करेंगे कितना आएगा 2B। और भी है क्या अभिकारक में? नहीं है। अगर होता तो प्लस, नहीं है तो लगाएंगे बराबर। आइए उत्पाद में देखते हैं, दाहिने तरफ 2 गुणे D यानी आएगा 2D। अगर बच्चों आप लोग यहाँ से 2 को 2 काट दीजिए तो कितना आ जाएगा B बराबर सिर्फ D आ जाएगा और ये हमको मिल जाएगा समीकरण नंबर 2। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ कुछ नहीं है तो एक का B में गुणा करोगे कितना आएगा बच्चों 1B आएगा बराबर। अब इधर नहीं है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और दाहिने तरफ देखिए 4 ऑक्सीजन और यहाँ C, 4 का C में गुणा करेंगे बच्चों 4C हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये मिल गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 1, 2 और तीनों को हल करके बच्चों आप लोग को A, B, C का मान निकालना है और ले जाकर इस मूल समीकरण में आप लोग को क्या करना है, फाइनली रख देना है बच्चों। देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जो हम लोगों ने माना है A, B, C, D, उनमें से चारों में से किसी एक को एक के बराबर मान लीजिए। ठीक है, मतलब चाहे आप C को, चाहे A को, चाहे B को, चाहे D को बराबर 1 मान लीजिए। तो हमने मान लिया क्या, मान ले, चलो C बराबर मान लेते हैं। माना C बराबर 1, तो जैसे ही C बराबर 1 मानेंगे बच्चों तो 1 मान तो आपको प्राप्त हो गया। अब C बराबर 1 ले जाकर समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 से आप लोग को क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। A बराबर मिलेगा बच्चों 3 गुणे C का मान 1, यानी A बराबर कितना आ गया 3 1 कम 3। लो जी, ये आ गया आपका बच्चों A वाला मान। ठीक है, अब आइए किसमें, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में बच्चों C का मान आप रखेंगे तो B बराबर क्या मिलेगा, B बराबर 4 गुणे C का मान हम लोगों ने कितना माना है 1 माना है, तो B बराबर कितना आ जाएगा 4 1 कम 4। लो जी, मिल गया कौन, B का मान। अब B का यह मान समीकरण 2 में ले जाकर रख दीजिए। तो B का मान जैसे ही आप लोग समीकरण 2 में रखोगे तो D बराबर B है, मतलब B का मान 4, तो D का मान भी कितना आएगा बच्चों 4 ही आएगा। अब लो जी, हम लोगों ने बच्चों A, B, C और D चारों के मान निकाल लिए। अब इस मूल समीकरण में ले जाकर उनको चिपका देंगे। क्या करेंगे, चिपका देंगे तो मिलेगा। यहां दिख रहा है सबको, मैं यहां पर लिखता हूं, दिख रहा होगा। A का मान कितना आया बच्चों, A का मान 3 आया तो लिखेंगे 3Fe प्लस B का मान कितना आया बच्चों 4, तो लिखेंगे 4H2O बराबर C का मान कितना हम लोगों ने माना 1 आए तो 1 लिखो चाहे न लिखो, लिख दोगे तो भी बल्ले बल्ले, नहीं लिखोगे तब भी बल्ले बल्ले। ठीक है, 1Fe3O4 प्लस D का मान कितना निकाला बच्चों 4, तो ये हो जाएगा 4H2। अब यदि इसको आप देखें तो अभिकारक में विभिन्न तत्वों के जितने परमाणु हैं बच्चों, उत्पाद में भी विभिन्न तत्वों के उतने ही परमाणु होंगे। मतलब ये समीकरण क्या हो गया लल्ला, क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब क्या ये हार्ड है, क्या आप लोग को इसके लिए डाबल लाल चौपरास खाने की जरूरत है? सो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अब इसी तरह से इसको देखते हैं कैसे हम लोग संतुलित करते हैं बच्चों। देखिए, तो जैसा उसमें किए बच्चों उसी तरह से आप लोग इसमें भी करेंगे। एक तरफ से लिखते चले जाओ A, B, C, D। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं। एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, थोड़ा सा दूर लिखते हैं, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और कोई है क्या? तो आंसर है नहीं सर, और कोई नहीं है। अब देखिए अभिकारक में, यानी बाएं तरफ देखिए यहाँ 1 और यहाँ A, 1 का A में गुणा करेंगे तो 1A आएगा। और कोई एल्यूमिनियम है क्या? बाएं पक्ष में नहीं है तो बराबर, होता तो प्लस। चलिए इधर चलिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, 1 का C में गुणा करेंगे तो 1C। लो जी, समीकरण नंबर 1 मिल गया। हाइड्रोजन चेक करिए बच्चों, यहाँ पर 1 और B में गुणा करेंगे तो कितना 1B बराबर। दाहिने तरफ आइए, 2 का D में गुणा करेंगे तो 2D आ गया हाइड्रोजन। क्लियर। अब क्लोरीन को देखिए बाएं साइड में, यहाँ 1 और यहाँ B, 1B बराबर। आइए दाहिने साइड में यहाँ 3 और C,
गुणा करेंगे 3 से। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, फिर अब जैसा इसमें हम लोगों ने माना है ए बी सी में से किसी एक को a के बराबर, इसमें भी मान लेंगे। तो पुनः मान लेता हूं मैं c बराबर कितना 1। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों कि c बराबर मानोगे तो ही आएगा। कुछ बच्चे होते हैं बगल में आपके खतरनाक साइड के, वो सोच लेते हैं कि c बराबर हमेशा 1 ही मानना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से अगर आप लोग देखें तो b बराबर क्या मिलेगा, 3 गुणे c का मान 1, यानी b बराबर 3 एकम 3। लो जी, मुबारक हो, b का मान कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। अब समीकरण 2 से देख लीजिए, समीकरण 2 से अगर आप लोग देखेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, b बराबर कितना, b बराबर सॉरी समीकरण 2 में देखें b का मान कितना है 3, तो 3 बराबर 2 और गुणे d, 2 को पक्षांतर करो बच्चों, यानी d का मान आ जाएगा कितना लल्ला, 3/2। तो c का मान हो गया, b का मान हो गया और d का मान, a का मान, हाँ a का मान निकालना है, c बराबर 1 समीकरण 1 में रख दो। लो, जो पहले करना था उसको बाद में कर देते हैं, क्या दिक्कत है। समीकरण 1 से क्या होगा बच्चों, a बराबर क्या मिलेगा, c का मान 1 रखने पर a बराबर 1 मिलेगा। लो जी, मुबारक हो, क्योंकि हम लोगों ने a b c और d का मान निकाल लिया। अब बच्चों ले जाकर वहां चिपका देना है। तो नीचे दिख रहा है क्या, तो a का मान कितना आया 1, तो लिखेंगे 1 एल्यूमिनियम Al प्लस, b का मान कितना आया बच्चों 3, तो लिखेंगे 3 HCl बराबर, c का मान कितना आया लल्ला, 1 आया है, 1 माना था, 1 AlCl3 और प्लस d का मान कितना है बच्चों 3/2, कितना 3/2 H2 आया है। अब यह जो है बच्चों, यह भी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब कुछ बच्चे इस चीज को बुक्स में मिलाते हैं, कहते हैं सर ऐसा नहीं है, आंसर गलत है। तो ये जो बटे में दिख रहा है, बटे में कितना दिख रहा है बच्चों, 2 दिख रहा है। इस 2 से संपूर्ण समीकरण में क्या करेंगे आप लोग, गुणा कर दीजिए, जिससे एक परफेक्ट रासायनिक समीकरण मिल जाएगा, जिसकी आप तलाश किताब में करते हो। ठीक है, तो यहां पर जो बटे में है 2, उसी से पूरे पद में, पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे, आज कितना होगा 2Al प्लस 2 3 6 HCl बराबर 2 एकम 2 AlCl3 प्लस 2 से 2 कट जाएगा 3H2। भाई और बहनों, यही आपकी किताब में दिया है कि नहीं दिया है, तो आंसर है सर दिया है। अब क्या ये हार्ड है, बिल्कुल भी नहीं बच्चों। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए। सो आई होप बच्चों आप लोग को संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, और रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं, इन तीनों प्रश्नों का जवाब अब तक आप लोग को मिल चुका है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा। साथ ही साथ आपके बुक्स में बहुत सारे रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, जिनको लिखने के बाद संतुलित करना बेहद आवश्यक और जरूरी है, ऐसा आपके सवाल में भी दिया गया है। तो आप लोग की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है लल्लो कि उस चीज को अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, लिख करके संतुलित कर लेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तब तक के लिए आप सभी हमें दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।